चलो अमूमन जब भी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट रेंडर करना है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्वालिटी इतनी हमें अच्छी नहीं मिलती। और उसकी वजह ये है कि उसकी रेंडर सेटिंग्स जो हमारे पास वो थोड़ी सी जो है वो कुछ इस तरह से होती हैं कि वो हमें सेट करनी पड़ती हैं। जब तक वो सेट नहीं करेंगे तो हम उसके हिसाब से फिर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट्स को बना के रखूँ, ठीक है, और जब हम इनको डिफ़ॉल्ट में रेंडर करने बैठेंगे तो हमें प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि लाइंस बड़ी टूटी फूटी और शार्प नहीं होती। ठीक है, पिक्सल्स अगर आप थोड़ा सा भी जूम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम आ रहा है हमें। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, रेंडर सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ से। ठीक है, रेंडर सेटिंग्स जब आप क्लिक करोगे तो रेंडर सेटिंग्स का टैग आ जाता है। ठीक, इसमें हम जाते हैं माया सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे ऊपर एक टैग दिया हुआ है रेंडर यूजिंग, इसमें लिखा हुआ है माया सॉफ्टवेयर। अगर आप इस पर क्लिक करो तो आपके पास लिस्ट आ जाती है। ये बेसिकली 2-3 डिफरेंट टाइप्स के रेंडरर्स हैं माया में जो हम इस्तेमाल करते हैं, और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से रिजल्ट हमें जनरेट करके देते हैं। डिफ़ॉल्ट माया सॉफ्टवेयर है जो नॉर्मल सा एक सादा सा सॉफ्टवेयर के बेस पर रेंडर निकालता है। इसका रिजल्ट रियलिस्टिक नहीं होता। आपको कभी भी कितना भी आप कोशिश करो, आपको बहुत अच्छा या जैसे मूवीज़ में दिखता है वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप जितनी भी कोशिश कर लोगे माया सॉफ्टवेयर में, वरना आपको फिर या तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कलर्स बड़े अच्छे रखने पड़ते हैं, टेक्सचर्स अच्छे करने पड़ते हैं, फिर हम एडोब प्रीमियर में जाके फिर कलर करेक्शन करते हैं ताकि चीज़ मुझे क्लियर नज़र आए। तो थोड़ी सी इसमें मेहनत 2-3 गुना ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए माया सॉफ्टवेयर उन्होंने हम लोग यूज़ करते हैं, हमें रिजल्ट अच्छा नहीं लगता और फिर ये होता है कि सर हमें रेंडरिंग समझ में नहीं आ रही। वजह ये होती है कि हम उसको जो है माया सॉफ्टवेयर से रेंडर करते हैं। असल में जो प्रोफेशनल रेंडरिंग इस्तेमाल की जाती है वो मेटल रे है। अभी अगर आप माया 18 यूज़ करोगे तो उसके साथ आपको एक आर्नोल्ड करके एक रेंडर के नाम से पता नज़र आएगा, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीरे कर एक रेंडर आता है, वीरे इस्तेमाल होता है, रेंडरमैन कर है, टर्टल कर है। तो ये मुख्तलिफ रेंडर्स हैं, बेसिकली वो माया के सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्लगइन है जो कि आपके सीन को रेंडर करती है और रिजल्ट बहुत अच्छा जनरेट करके दे रही होती है। तो उस वजह से फिर आपके डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो उन्होंने हम प्रोफेशनली फिर मेंटल रे या आर्नोल्ड माया 18 के साथ आया है, या वीरे है, या जैसे रेंडरमैन है जो पिक्सार कॉमनली जो बड़ी स्टूडियो है इंटरनेशनल, वो पिक्सार या रेंडरमैन को इस्तेमाल करता है। तो वो आपको फिर इन डिफरेंट प्लगइन्स को, रेंडरिंग इंजन्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप माया सॉफ्टवेयर ही कर रहे हो तो जब आप माया सॉफ्टवेयर पर क्लिक करोगे तो माया सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स आ जाती हैं। जब आप मेंटल डे पे जाओगे तो मेंटल डे की सेटिंग आ जाएगी। अगर मेंटल डे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नहीं आ रहा तो एक्चुअली माया 16 या 15 के बाद उन्होंने माया वालों ने क्या किया है कि मेंटल डे की प्लगइन को अलग कर दिया है माया से। तो ये आपको एक्चुअली अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो ही ये जानकर आपको नज़र आएगा, वरना नज़र अमूमन नहीं आता। तो ये एक दूसरा इशू आ जाता है। तो अगर आप माया खोल रहे हैं, आपको मेंटल डे नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब मेंटल डे आपके पास इंस्टॉल नहीं है। तो आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे जाएं, फ्री में मिल जाता है ये सॉफ्टवेयर। वहाँ पे सर्च करो मेंटल रे फॉर 2016 या 17 या 18 जो वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको डाउनलोड लिंक आ जाएगा। तो डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करो, ये चीज़ आ जाएगी। और इंस्टॉलेशन इसका सिंपल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो माया सॉफ्टवेयर में अगर आप चले गए, फिलहाल इसको हम डिफ़ॉल्ट इसी को यूज़ कर रहे हैं, तो माया सॉफ्टवेयर में गए तो सीधे से यहाँ पे क्वालिटी कस्टम और एंटी एलियासिंग जो है वो लो क्वालिटी की हुई। तो क्वालिटी को पहले आप करो प्रोडक्शन में। ठीक है, कस्टम का मतलब ये ऑलरेडी बहुत लो क्वालिटी का रिजल्ट आपको जनरेट करके दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास डेटा पिक्सल्स कटे हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप उसको कर दो प्रोडक्शन क्वालिटी। जब आप प्रोडक्शन क्वालिटी करोगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली इन्हांस कर देगा, जिससे आपका रिजल्ट जो है वो काफ़ी हद तक हमें बेहतर नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो एंटी एलियासिंग का जो क्वालिटी है वो भी इसने हाईएस्ट कर दी है। ठीक है, इससे एंटी एलियासिंग का बेसिकली मतलब ये कि ये जो इमेजेस के अंदर जो ब्लर हो रही है इसको वो एंटी एलियासिंग करके ही रेफर कर रहा है। ये जो लाइनें हैं ना, इनको वो समझे एंटी एलियासिंग की टेक्निक के तहत हम ब्लर करके शार्प करते हैं। ठीक है, तो वो पूछता है कि भाई आपकी ये जो शार्पनेस है इन एजेस की, ये मैं कितनी रखूँ। तो एंटी एलियासिंग बेसिकली उस चीज़ को रेफर किया जाता है। तो इसको हमने हाईएस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ सेटिंग्स हम यहाँ से भी टेम्पर करते हैं। फॉर एग्जांपल पिक्सल मल्टी पिक्सल फिल्टरिंग के जो एक एक पिक्सल है उसके फिल्टर को मैं कैसे करूँ, तो यूजली इसको मैं भी बढ़ा देता हूँ गॉसियन फिल्टर के अंदर, और 2.2 से मैं 2.5 कर देते हैं ताकि थोड़ी सी क्वालिटी हमें अच्छी मिल जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली फिल्टरिंग का मतलब ये है कि एक एक पिक्सल जो है वो जब निकलता है तो उसके एडजस्टेंटली वो उसको कितना एक्यूरेट रखे और कितना उसको स्मूथ करके रखे। तो हम इसको भी बढ़ा देते हैं टू सर्टन एक्सटेंट। गॉसियन फिल्टर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है।
रिजल्ट 2.5, डिपेंडिंग ऑन माई सीन में 3.5 भी कर लेता हूँ। रिमेंबर जितना इसको बढ़ाओगे रेंडरिंग टाइम स्लो होता जाएगा, क्योंकि उसको क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो जितनी क्वालिटी आप बढ़ाओगे उतना रेंडरिंग टाइम आपका स्लो हो जाएगा। एक तस्वीर जो पहले 2 सेकंड में हो रही थी अब सबको 2 मिनट में रेंडर होगी। इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है डिपेंडिंग कि आपके सीन में आपने क्या क्या चीज़ें डाली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गॉसियन फिल्टर कर दिया, 2.5 कर दिया, हाईएस्ट क्वालिटी कर दी है, मुझे अच्छा रिजल्ट दे देगी, तो ये काफ़ी हद तक। उसके बाद फिर कुछ और सेटिंग्स हैं, जैसे रे ट्रेस क्वालिटी है। अभी हमने रे ट्रेसिंग को इस्तेमाल नहीं किया, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन वगैरह इस्तेमाल होती है। अगर वो चीज़ आपको डालनी है तो ये चीज़ हम इसको ऑन करते हैं, इसको भी। ठीक है, इसके बाद आपकी क्वालिटी जो है थोड़ी रेंडरिंग की हमें अच्छी मिल जाती है और चीज़ें बड़ी फील मिल जाती है। ठीक है, फिलहाल ये बेसिक सेटिंग्स करने के बाद अगर आप उसी सीन को दोबारा से आके उसी कैमरा से हम दोबारा रेंडर करें, यू वुड फाइंड कि थोड़ा सा आपको क्वालिटी जो है बहुत हद तक बेहतर और शार्प नज़र आएगी। सीधे ये अभी रहा, इसकी प्रीवियस जो इमेज थी हमारे पास ये थी, अब आपके पास क्वालिटी जो थी वो इस तरह से है। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो ब्लैकनेस है, एक्चुअली हमने रे ट्रेसिंग ऑन की है तो वो शेडोज़ को कैलकुलेट कर रहा है डिफ़ॉल्ट में, तो क्योंकि लाइट्स अभी सही से नहीं है तो उस वजह से शेड शेडो गिर रहा है, वो उसका इफेक्ट आ रहा है। बट हमें जो पिक्सल्स की ऑप्शन है वो थोड़ा सा भी बेहतर तौर पर नज़र आना शुरू हो रहा है। एक चीज़ हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। फिर ऑब्वियसली लाइटिंग के हिसाब से हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कि हमें लाइट्स कैसे रखी जाती हैं। लाइट्स का मैंने थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया था। उमूमन अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट रेंडर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि लाइटिंग जो है वो बड़ी टिपिकल और टेक्निकल चीज़ होती है। उसका मैं थोड़ा सा भी दोबारा बता देता हूँ कि लाइटिंग जब हम करते हैं तो अगर आप एक रूम की लाइटिंग कर रहे हो उसकी थोड़ी सेटिंग्स अलग होती हैं। अगर आप सिंपल, जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैं इसको अलग से रेंडर कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के लिए, मैंने एक चेयर बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया और मैं इनको रेंडर करके अलग रखना चाह रहा हूँ, तो फिर इसका हम एक अलग से रेंडर स्टूडियो टाइप की रेंडरिंग का सेटअप करते हैं। अगर लोकेशन है आउटडोर है तो उसकी लाइटिंग अलग होती है, ग्राउंड है तो उसकी लाइटिंग के थोड़ा सा ट्रिक्स अलग होती हैं, तो हमें उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। फॉर दिस थिंग अगेन, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, अगर मैं राइटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, रेंडरिंग में जाएँ हम तो ये लाइट्स यहाँ पड़ी हैं, या आप क्रिएट में जाएँ तो आपके पास लाइट्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो दिस लाइट्स के अंदर बेसिकली हमारे पास 6 टाइप की डिफ़ॉल्ट लाइट्स आ जाती हैं, जिसमें एम्बिएंट लाइट आ जाती है, डायरेक्शनल लाइट आ जाती है, पॉइंट लाइट आ जाती है, स्पॉट लाइट और एरिया लाइट। ये 5 बेसिक हैं। उसके अलावा वॉल्यूम लाइट, जिसके लिए हम वॉल्यूम टाइप ऑफ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, वॉल्यूम फॉग वगैरह बनाने के लिए कि एक मखसूस एरिया में बहुत सारा फॉग है, पार्टिकल्स हैं, उस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए फिर हम जो है वॉल्यूम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। एक बहरहाल एम्बिएंट लाइट जो हमारे पास है ये सनलाइट के तौर पर सिमुलेट होती है। सनलाइट के तौर पे का मतलब ये कि जब आपको एक आउटडोर सीन दिखाना है जिसमें हर तरफ आपको रोशनी दिखानी है और सूरज का दिखाना है, तो फिर हम एम्बिएंट लाइट पे क्लिक करते हैं। ये क्या करेगी कि एक डिफॉल्ट सीन के अंदर एक लाइट क्लिक कर देगी, जस्ट लाइक दैट। और ये लाइट कहीं पे भी पड़ी हुई हो, उसका कोई मर नहीं करती, सीन पर तरफ से आपको ये प्रॉपरली रोशन कर देगी। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट पे सेटिंग्स जब एप्पल होती हैं तो इन सेटिंग्स हमारे पास की कलर टाइप आ जाती है, क्योंकि सनलाइट है तो और दोपहर का सीन आ जाता है, डिपेंडिंग अगर आप यहाँ पे शाम का सीन दिखा रहे हो तो फिर हम लाइट को कलर को थोड़ा सा ब्लूइश टोन दे देते हैं, या लाइट वाइट सा टोन दे देते हैं, डिपेंडिंग कि आप डे लाइट